नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। पूर्वोत्तर के एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर जो कि पिछले 21 माह से जाति संघर्ष के कारण हो रही हिंसा की आग में जल रहा है। और सोचिए कि इस हिंसा में लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मामला इतना गंभीर था कि जुलाई 2023 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष शुरुआत से ही यानी 3 मई 2023 से जब से यह हिंसा भड़की है तब से लगातार विपक्ष मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन उन्होंने तब इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफा दिया 9 फरवरी को। अब आप टाइमिंग समझिए, 9 फरवरी से एक दिन पहले यानी 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के नतीजे आए, जिसमें से भाजपा को कुल 48 सीटें मिली यानी पूर्ण बहुमत मिला। यदि हम बात करें 18वीं लोकसभा के बाद जो चुनाव हुआ है राज्यों के विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। यानी इस समय कुल मिलाकर के भारत का यदि माहौल देखें, राजनीतिक माहौल देखें तो वो भाजपा के पक्ष में है। तो ऐसे सकारात्मक माहौल में क्या कारण है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो अब हम इसी आज के सेशन में इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना त्यागपत्र सौंपा और राज्यपाल ने उनके त्यागपत्र को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वह कार्य करते रहें। यह है उनका इस्तीफा। 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखा गया है कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहिए, सीमा पर घुसपैठ रोकी जानी चाहिए, अवैध प्रवासियों को देश से बाहर किया जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो इस्तीफे में लिखी गई हैं। अब आप देखेंगे कि जब वह इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंचे और गवर्नर अजय भल्ला से जब वह मिलते हैं तो अपने साथ लगभग 1 दर्जन विधायकों को साथ लेकर के गए हैं। ये देखिए, ये है मुख्यमंत्री, ये सीएम है और ये राज्यपाल हैं, उनके साथ ये विधायक हैं। अगर काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, लगभग 1 दर्जन लोगों को वो साथ लेकर के गए। अब एक बात समझिए, मणिपुर विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और बहुमत के लिए कम से कम 31 विधायकों का समर्थन अनिवार्य है, लेकिन यहाँ मात्र 1 दर्जन लोग हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यह जताना चाह रहे हैं कि विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि इस्तीफे से पहले का पूरा घटनाक्रम क्या है। 3 फरवरी को मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं और राज्य के ताजा हालात पर एक विस्तृत रिपोर्ट देते हैं। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एन बीरेन सिंह के एक कथित ऑडियो टेप को लेकर CFSL से 1 महीने के भीतर, ये 1 महीने के भीतर नहीं, 6 सप्ताह के भीतर है, 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। वीरेंद्र सिंह के इस ऑडियो से सीएम द्वारा राज्य में हिंसा फैलाने की बात कही जा रही है और इस ऑडियो टेप के आने के बाद ही विवाद और ज्यादा गर्मा गया है और विपक्ष लगातार इनसे, सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही थी। एक यह भी वजह है इनके इस्तीफे का। आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुआ। तो जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री दिल्ली गए और गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से मिलने के लिए समय मांगे। हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद वह प्रयागराज जाते हैं, जहां अपने कैबिनेट मंत्री और गवर्नर के साथ गए और कुंभ स्नान किए। वहां से आने के बाद 9 फरवरी को वीरेंद्र सिंह की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से हुई
और उनसे मुलाकात करने के बाद वह इम्फाल जा करके, राजभवन जा करके राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब एक बात देखिए कि ये सारी की सारी बातों को समझने से के बाद एक चीज और समझ लीजिए कि वहां का कि विधानसभा में किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली हैं, इसे भी एक बार देख लेते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली हैं। जनता दल यूनाइटेड को कुल 6 सीटें मिली हैं। कुकी पीपल्स अलायंस को 2 सीटें मिली हैं। नागा पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं और नेशनल पीपल्स पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। ये नेशनल पीपल्स पार्टी, ये मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा की पार्टी है। कोनराड संगमा की पार्टी है। तो ये किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली हैं उसको देखिए। भाजपा को हालांकि पूर्ण बहुमत मिला है, 32 सीटें मिली हैं। अब एक चीज और समझिए कि बीजेपी के 37 विधायक हैं, उसे नगा पीपल्स फ्रंट का समर्थन हासिल है और जनता दल यूनाइटेड का भी समर्थन प्राप्त है। अच्छा, केपीए की 2 सीटें थीं, इसका समर्थन, इसने पहले एनडीए को समर्थन दिया था, लेकिन अगस्त 2023 में इसने अपना समर्थन वापस ले लिया था और कारण यह बताया था कि सरकार राज्य में फैले जाति हिंसा को पर नियंत्रण कर पाने में विफल हुई है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और कारण बताया कि मुख्यमंत्री राज्य में लगातार हो रही हिंसा को रोक पाने में पूरी तरीके से विफल हुए। जनवरी में इनके एक और सहयोगी घटक दल था जनता दल यूनाइटेड, इसने भी अपना सहयोग वापस ले लिया और इसने भी वही कारण बताया कि राज्य में फैली हिंसा पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो इसके बाद यदि हम बात करें, भाजपा पार्टी के अंदर भी भाजपा के विधायक भी बहुत सारे इन मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वह लगातार इस विषय में पार्टी प्रमुख के पास हमेशा अपनी बात पहुंचा रहे थे कि राज्य में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अविश्वास प्रस्ताव ऐसा है तो कांग्रेस जो अभी 10 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला था, जिसे राज्यपाल ने अमान्य शून्य घोषित कर दिया है। ठीक है, इस बजट सत्र को शून्य घोषित कर दिया है। आज है 12 तारीख। ठीक है, तो इस तरीके से वहां का जो बजट सत्र शुरू होना था वह अमान्य और शून्य है, क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री कोई है नहीं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस जो नाराज विधायक हैं, भाजपा के जो नाराज विधायक हैं, उनके समर्थन से विधानसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही थी। जो बजट सत्र अभी शुरू होने वाला था उसी में यह अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही थी। ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके बारे में भारतीय संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, बल्कि यह संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 164 क्लॉज 2, उसमें लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
ठीक है, इसी के चलते अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जब भी विपक्ष के किसी भी दल को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, ठीक है, विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसका कम से कम 1/10 सदस्यों का समर्थन चाहिए। 1/60 सीटें हैं तो 1/10 का मतलब 6 सदस्य, जबकि कांग्रेस की मात्र 5 भी विधायक हैं। कांग्रेस के मात्र 5 ही विधायक हैं, ठीक है। तो ये जो होता लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, इसमें क्या किया जाता है, विपक्ष क्या करती है, जब उसे लगता है कि सरकार का बहुमत नहीं है, सरकार जो है विधानसभा में उसका बहुमत अपना खो रही है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा में लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। अगर संघ के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है उसके बाद उस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद मतदान के लिए रखा जाता है। यदि मतदान उसके पक्ष में हो गया तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस का ऐसा मानना था कि बीजेपी के जो कुछ असंतुष्ट विधायक हैं, यदि वह अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वह उसका समर्थन करेंगे और सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो यही है अविश्वास प्रस्ताव। और मतदान होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी करती है। तो ये तो हुआ मामला अविश्वास प्रस्ताव का। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा जान लेते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा भड़क रही थी उसके पीछे का थोड़ा सा शॉर्ट में ही देख लेते हैं क्या है। वहां पे 2 समुदाय है, कुकी और मैतेई। इन दोनों के बीच में ही संघर्ष जारी हुआ 3 मई 2023 से, और इसकी वजह थी मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग से को लेकर के ही हिंसा शुरू हुई, जिसमें कुल 250 लोग मारे गए, ठीक है। अब इनके बीच में आपसी विवाद के कई सारे मामले थे, उसमें उन मामलों की पहचान की गई जो कि कुल 20 मामले थे। विवाद के कुल 20 मामले थे जिनकी पहचान की गई। अब इस मामले को सुलझाया कैसे जाए, आप सोचिए 21 महीने से मणिपुर जल रहा है। क्या कारण है कि इस मामले को सॉल्व ही नहीं किया जा रहा है, मामला शांत ही नहीं हो रहा है। अब शांत करने के लिए सरकार विचार कर रही है और मुद्दों की पहचान की गई है जिस पर विवाद है। तो इस 20 मुद्दों में से 14 मुद्दों को दोनों समुदाय के नेताओं ने आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार हो गए हैं, जबकि शेष मुद्दे पर केंद्र सरकार की मध्यस्थता से उसको सॉल्व कराया जाएगा। बातचीत पर जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है उसमें कुकी समुदाय एक अलग राज्य की मांग कर रहा है, जबकि मैतेई समुदाय म्यांमार से घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करने जैसी मांग कर रहा है। तो ऐसे में आप सोचिए ये सारा है मामला। ऐसे में विचार यह किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन यदि लगा दिया जाएगा तो राज्यपाल अजय भल्ला को पूरी कमान सौंप दी जाएगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं लोग, वहाँ की पब्लिक जो कि बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है सरकार के खिलाफ, वो इतनी नाराज है कि आप सोचिए विधायकों के, मंत्रियों के घर में तोड़फोड़ भी मचाया गया, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, इस्तीफे का कारण। थंबनेल पे आपने देखा होगा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के कारण मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, तो कई सारे कारण हैं जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहला, राज्य में बढ़ती जाति हिंसा पे लगाम नहीं लगाई जा रही, उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, एक मामला तो ये है। दूसरा, सीएम के खिलाफ उनके ही खेमे के भारतीय जनता पार्टी के विधायक असंतुष्ट हो गए थे। उन्होंने अक्टूबर 2024 में पीएमओ और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री के पद पर बदलाव की मांग की थी। तीसरा, असंतुष्ट विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे थे। तीसरा, केंद्रीय फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो ऑडियो टेप, ये ऑडियो टेप बड़ा ही ज्यादा चर्चा में आ गया है। सबसे इसके पीछे कारण भी है, भाई राज्य के मुख्यमंत्री ही हिंसा भड़काने वाला यदि बयान दे रहे हैं और यदि यह साबित हो जाता है तो आप सोचिए इससे ज़्यादा
निंदा की बात क्या हो सकती है। ठीक है, चौथा है लोकसभा चुनाव में दोनों लोकसभा की सीटों पर एनडीए की हार हुई। तो ये सारे के सारे मामले थे जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। लास्ट में एक चीज और देखिए, मणिपुर में बीजेपी को सीएम पद के लिए नए चेहरे का चयन 12 फरवरी तक करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र को 12 अगस्त 2024 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। और आपको पता होगा कि दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का ही अंतर होना चाहिए, और ये 12 अगस्त को चूंकि स्थगित कर दिया गया था अनिश्चितकाल के लिए, तो 12 फरवरी तक बीजेपी को एक नए सीएम की आवश्यकता है। और आज है 12 तारीख। यदि आज मणिपुर के मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता है तो कल से निश्चित रूप से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद विधानसभा भंग हो जाएगी। आप देखिए, अगर मुख्यमंत्री नहीं का चुनाव नहीं होता है तो विधानसभा भंग हो जाएगी, भंग हो नहीं जाएगी, भंग हो चुकी है, और यह राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए एक उपयुक्त स्थिति बन जाएगी। तो ये है आज का पूरा सेशन। आज का सत्र यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।